Hello and hi everyone. Welcome back to the lesson number 4. अच्छा, ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स का लेसन नंबर 4 है और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले दूसरे और तीसरे लेसन में सीख ली थी। आज का जो हमारा लेसन है इसमें मैं आपको मेनली सिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर की रिसोर्सेज को कैसे चेक कर सकते हैं और किस तरह देख सकते हैं कि आपका जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं इसमें कौन सी टास्क रन हो रही हैं, कौन सी एप्लीकेशन कितनी मेमोरी यूटिलाइज़ कर रही हैं, कितना सीपीयू यूटिलाइज़ कर रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टार्ट मेन्यू पर जाके राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर को ओपन करना है। जब हम टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो हमें नज़र आएगी। मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अब सबसे पहले जो हमें टैब है जिसमें प्रोसेसेस लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लेफ़्ट साइड पे टास्क का जो नेम है वो आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जैसे कैमटेसिया रिकॉर्डर यूज़ हो रहा है तो इसमें ये देखें कि इसका नेम आ रहा है। उसी तरह एवीजी सर्विस जो है वो रन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको सारी की सारी जो टास्क हैं या जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उनके नेम्स नज़र आएंगे। हम इनको एक्सपेंड भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमटेसिया रिकॉर्डर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो जब मैंने उसको एक्सपेंड किया है तो मुझे नज़र आ रहा है कि रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है वो रन हो रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं कि जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन 15% सीपीयू यूटिलाइज़ हो रहा है, यानी अगर मेरा टोटल सीपीयू 100% है तो उसमें से 13% 14% सीपीयू टोटल यूज़ हो रहा है। बहुत सारे लोगों को एक चीज़ नहीं पता होती, वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम स्लो हो गया है, पता नहीं क्या वजह है। तो सबसे पहले जब भी आपका सिस्टम स्लो होता है तो आपने अपने जो रिसोर्सेज यूटिलाइज़ हो रहे हैं उनको चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है। समटाइम ये होता है कि आप का कोई ऐसा प्रोसेस रन हो रहा होता है जो कि 100% सीपीयू यूटिलाइज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से जब आप कोई न्यू टास्क रन करते हैं तो सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि उसके पास अब रिसोर्सेज है ही नहीं है, वो 100% यूज़ हो रहा है ऑलरेडी। तो उसकी वजह से आपकी जो न्यू टास्क है वो ओपन नहीं हो रही होती। तो अब जैसे ये देखें कि अभी टोटल जो सीपीयू है वो अब 19% 20% तक यूज़ हो रहा है। ये उसकी टोटल नीचे तक ये टास्क हैं जो यूज़ हो रही हैं। अब इसी तरह आप नेक्स्ट टैब में ये देखेंगे यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब 25% मेरी मेमोरी यूटिलाइज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमटेसिया रिकॉर्डिंग जो है वो अगर आप देखें तो 213 MB जो है वो रिसोर्सेज जो है उसकी यूज़ कर रही है मेमोरी की। मेमोरी मींस रैम की। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट में देखें तो 0.2 MB/सेकेंड इसकी डिस्क यूज़ हो रही है। इसी तरह नेटवर्क कितना यूज़ हो रहा है। अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसमें किसी किस्म का कोई इंटरनेट नहीं यूज़ हो रहा। पावर यूजेज भी वो मॉडरेट लो और जैसे नेक्स्ट में भी पावर यूजेज का ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिससे आप देख सकते हैं कि आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, आपकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। ये आप सब ने चेक करना है। आज जब आप अपने रिसोर्सेज चेक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह हम देख सकते हैं कि अगर हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में अगर 4 GB की रैम लगी हुई है तो ये जो प्रोसेस चल रहे हैं तो आप देखेंगे कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मेमोरी यूटिलाइजेशन इवन सिस्टम ऑन करने के बाद भी इतनी ज़्यादा होती है। एक बहुत अच्छी चीज़ आप एक सीखने जा रहे हैं आज के आप इस जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है इसको किस तरह कम भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो कि आपको नहीं चाहिए होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग स्काइप नहीं यूज़ करते होंगे, देखें, लेकिन स्काइप का प्रोसेस भी यहाँ पे जो है वो चल रहा है। जैसे ये देखें
अब क्योंकि यूटिलाइजेशन वेरी कर रही है, कभी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, उसकी वजह से जो प्रोसेसेस हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनकी यूटिलाइजेशन सेम नहीं है, कांस्टेंट यूटिलाइजेशन नहीं है, एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से ये स्काइप जो है कभी ऊपर लिस्ट में जा रहा है, कभी नीचे, लेकिन ये यूज़ हो रहा है। अब स्काइप जो है इस वक्त चाह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्काइप की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इस प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं। क्या आप प्रोसेस को फोर्सफुली किल कर रहे हैं। जैसे अब मैं इसको राइट क्लिक करके इसको एंड टास्क करूँगा, तो ये सही तरीका नहीं है किसी टास्क को एंड करने का। किसी टास्क को, किसी एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए बेस्ट प्रोसीजर ये होता है कि आप स्काइप पे जाएं और आप स्काइप पे जाके उसको फाइल में जाके उसको एग्ज़िट करें, या उसमें वहाँ पे क्विट करने की ऑप्शन मौजूद होगी। अब अगर आपको लगता है कि आपका जो स्काइप का प्रोसेस है वो किसी वजह से स्टक हो गया है, ठीक है, वो तो लिखा आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा आ जाएगा नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, उसको एंड टास्क कर लेना है। जब मैं स्काइप को एंड टास्क करूँगा तो अब स्काइप का प्रोसेस जो है वो किल हो गया। अब ये देखें, अब क्या होता है कि स्काइप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस कंप्यूटर में रन हो रहा है, उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रन किया हुआ, जिसकी वजह से स्काइप समटाइम क्या होगा कि इसके कुछ प्रोसेसेस चल रहे होंगे वो क्लोज़ नहीं होंगे। अभी जैसे देखें दूसरी दफ़ा मैंने उसको क्लोज़ किया है तो स्काइप जो है क्लोज़ हो गया, लेकिन क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट विंडोज़ की सेटिंग में रन हो रहा है तो दोबारा भी ओपन हो सकता है, जब तक आप उस एप्लीकेशन को जाके राइट क्लिक करके क्विट नहीं करते। अब जैसे मैंने स्काइप पर जब मैं राइट साइड पर जो आइकॉन्स हैं वहाँ गया हूँ तो स्काइप अब मैं देखें कि पूरी तरह से यहाँ से क्लोज़ हो चुका है। अब ये प्रोसेसेस में आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपने बड़ा केयरफुल रहना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि कोई एक्सेल का प्रोसेस चल रहा है, तो अब मैं अगर एक्सेल के प्रोसेस को किल कर दूंगा तो होगा क्या, मेरा पूरा का पूरा एक्सेल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, उससे डेटा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये ऑप्शन तब आपने यूज़ करनी है जब आपकी एप्लीकेशन काफ़ी देर से नॉट रिस्पॉन्डिंग में चली गई है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। अब आप यहाँ पे कुछ ग्राफ्स नज़र आएंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीपीयू है, तो आप ये देखें कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन वो बता रहा है कि सीपीयू आपका 14 to 15 या इतने 10% 12% यूज़ हो रहा है। अब इसी तरह जब आप इस ग्राफ पर क्लिक करेंगे तो मेमोरी पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेमोरी का ग्राफ मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि मेमोरी इतनी यूज़ हो रही है, टोटल मेमोरी का ग्राफ ये अगर आप इसको पूरा देखें तो यहाँ तक इसका मेमोरी का ग्राफ है, लेकिन इतनी जो रैम है वो इस वक्त यूज़ हो रही है। इसी तरह आप डिस्क पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये बताएगा कि आपके जो ये ग्राफ है ये सी और डी का टोटल ग्राफ है, ठीक है। तो आप अब ये देखें कि यूटिलाइजेशन आपकी काफ़ी कम हो रही है, अभी इतनी ज़्यादा डिस्क आपकी यूज़ नहीं हो रही है। इसी तरह आप अपने वाईफाई को चेक कर सकते हैं कि सेंड में देखें कि कितने किलो बिट्स पर सेकंड जो है वो सेंड हो चुके हैं, रिसीव कितने हो चुके हैं। फिर आपको इधर भी वही इंफॉर्मेशन आएगी जैसे हमने इंटरनेट कनेक्शन में जाके इंफॉर्मेशन देखी थी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम नेक्स्ट टैब में जाते हैं, ऐप हिस्ट्री को छोड़ दें। ऐप हिस्ट्री में आप अपने सीपीयू का टाइम, ये चीज़ें देख सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक कोर्स में हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो हम स्टार्टअप देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो कुछ आपकी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि ख़ुद बहुत से रन हो जाती हैं और आपको कुछ पता नहीं होता कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी चल रही हैं। कई आपकी एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो आपने इंस्टॉल तो की होंगी, लेकिन आप उनको तब चलाना चाहेंगे जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, लेकिन वो ख़ुद ब खुद रन हो जाती हैं और आपके
अगर रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सीपीयू इतना पावरफुल नहीं है, आपका रैम इतनी पावरफुल नहीं है, तो क्या होगा, आपकी ओवरऑल यूटिलाइजेशन जो यूजेज है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है स्लो डाउन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब स्टार्टअप में जाते हैं, तो स्टार्टअप का मतलब ये है, अच्छा इसमें केयरफुल रहना है आपने कि हर एप्लीकेशन को आपने डिसेबल नहीं करना, ना आप हर एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि सिस्टम को ज़रूरत होती है उनकी, और उनको आप डिसेबल नहीं कर सकते। अगर आप उनको डिसेबल करेंगे तो आपके हो सकता है कि लैपटॉप के अंदर या आपके सीपीयू के अंदर कोई ऐसी डिवाइस है वो फंक्शन करना छोड़ दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आ जाते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। अब इसका पता है आपको कि ये माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है, तो ये स्टेटस में एनेबल्ड है। इसका मतलब क्या है, और स्टार्टअप इम्पैक्ट इसका क्या, हाई। ये स्टार्टअप जब होगी तो ये आपका, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई आपकी, आपने अपनी वन ड्राइव में कुछ सेव किया है और वो काफ़ी ज़्यादा था, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप 1 GB की फ़ाइल अपने वन ड्राइव में सेव करते हैं और आप अपने सीपीयू को शट डाउन कर देते हैं, आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो सारी की सारी वन ड्राइव में फ़ाइल सिंक नहीं हो सकेगी क्लाउड पर। तो जब आप इसको ऑन करेंगे अपने लैपटॉप को, जब आप ऑन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव खुद ब खुद से स्टार्ट होगी। हम देखें स्टार्टअप में है, स्टार्टअप का मतलब है कि आप अपनी सिस्टम को जब ऑन करेंगे तो ऑन होने के बाद ये एप्लीकेशन खुद ब खुद चल जाएगी। तो जब ये खुद चलेगी तो अब उसकी फंक्शनैलिटी है, उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि वो इंटरनेट पर कनेक्शन होने के बाद बहुत सारी फाइल्स को सिंक करेगी। सिंक से मुराद ये है कि वो कॉपी करेगी, जो कुछ आपके वन ड्राइव में आपके लैपटॉप में होगा वही आपका क्लाउड वाले अकाउंट में जाके कॉपी होगा। तो इसका इम्पैक्ट हाई है, स्टार्टअप इम्पैक्ट। तो ये एप्लीकेशन आपकी खुद ब खुद चल जाएगी। अब जब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन है डिसेबल। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ऑटोमेटिकली रन नहीं होगी, उसको मुझे मैनुअली जाके फिर रन करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप जैसे स्पेक से है, ठीक है, इसमें ये देखें कि ये भी एनेबल्ड है, इसको भी मैं डिसेबल कर सकता हूँ। अब ये देखें, अगर मैं स्पेक्सी को डिसेबल करूँगा तो क्या होगा कि अभी क्या हो रहा है, जब मैं सिस्टम को रिबूट करता हूँ तो उसके बाद स्पेक्सी यहाँ खुद स्टार्ट होके आ जाती है और मुझे टेम्परेचर बता रही होती है कि सीपीयू और जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट का जो टेम्परेचर है वो 60 है, ठीक है। तो ये ख़ुद ब खुद स्टार्ट हुई है, मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन को डिसेबल भी कर सकते हैं। अब जैसे स्काइप है, ये देखें, अब स्काइप आपके सामने जब मैंने इसको एंड प्रोसेस किया है तो स्काइप क्या है कि स्काइप को मैं जब यहाँ से डिसेबल कर दूँगा तो स्काइप भी मेरा ख़ुद ब खुद स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह अब जैसे मैं आप सबको बता रहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डिसेबल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल AVG है। अब मैं AVG को डिसेबल अगर मैं कर दूंगा तो मेरा तो जो एंटीवायरस है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। जब वो स्टार्ट नहीं होगा, मैं काम करूँगा अपने लैपटॉप पे, तो मैं इंटरनेट पे जाऊँगा या मैं कोई USB इंस्टॉल करूँगा, कोई डिस्क इंसर्ट करूँगा, तो चांसेस हैं कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो मैं इसको डिसेबल नहीं कर सकता। इसी तरह अब इंटेल कॉरपोरेशन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो मैं डिसेबल नहीं कर सकता। अब ये मुझे पता है कि ये जो मेरा ग्राफिक कार्ड है उसकी कुछ एप्लीकेशन रन हो रही हैं, मैं इनको भी डिसेबल नहीं कर सकता। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टच पैड है, अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो टच पैड की एप्लीकेशन जो है वो चलेगी नहीं, तो मेरा जो लैपटॉप का टच पैड है वो नहीं चलेगा। तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है, किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे ही ब्लाइंडली जाके उसको डिसेबल नहीं कर देना। अब जैसे हम रॉकेट चैट यूज़ करते हैं, तो मुझे पता है कि रॉकेट चैट मुझे चाहिए, ठीक है, तो अब ये ख़ुद ब खुद जो है वो चल जाएगी। अब मैं टोरेंट जो है बहुत कम डाउनलोड करता हूँ, तो मुझे नहीं ये चाहिए, तो मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। अब ये टोरेंट की एप्लीकेशन ख़ुद ब खुद नहीं चलती।
तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है स्टार्टअप में ऐड है और किस तरह उसको डिसेबल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टैब में हम जाते हैं यूज़र्स। अच्छा, अब ये अभी के लिए जैसे मैं लॉगिन हूँ तो अभी मुझे सिर्फ एक यूज़र जो है वो लॉगिन हुआ नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आदिल लिखा हुआ है, तो अब मुझे पता है कि मेरा यूज़र है वो ये सारी की सारी यूटिलाइजेशन सीपीयू को जैसे मेरा ही यूज़र है वो यूज़ कर रहा है, मेमोरी भी, डिस्क भी, सब कुछ, क्योंकि कोई और यूज़र है नहीं है। अब आप अज्यूम करें कि अब आप ये सोचें कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो हर यूज़र की यूटिलाइजेशन के कौन सा यूज़र कितना सीपीयू यूज़ कर रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, डिस्क यूटिलाइजेशन कौन सी कितनी यूज़ हो रही है, वो सारी की सारी यहाँ पे जाके आप यूज़र वाइज चेक कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि कोई यूज़र जो है वो हैवी एप्लीकेशन रन कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी यूज़र ने कंप्यूटर में सर्च लगाई हुई है, कोई उसको फ़ाइल चाहिए, तो वो जब फ़ाइल सर्च का जब वो एप्लीकेशन रन करेगा तो उसकी यूटिलाइजेशन हाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप उसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है और उसकी यूटिलाइजेशन कितनी ज़्यादा हाई है। तो आप इस तरह इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये प्रोसेस, इस यूज़र का प्रोसेस जो है इतनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है। अब उसमें फ़र्दर डिटेल्स हैं, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, ये मैं चार्ट आपको बताऊंगा कि हर प्रोसेस की एक पीआईडी होती है, प्रोसेस आईडी, ठीक है। प्रोसेस आईडी आपको पता होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ रॉकेट चैट, तो मुझे इसकी प्रोसेस आईडी है 15116। तो आगे फर्दर जब मैं डिटेल्स में आपको सिखाऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप प्रोसेस आईडी को के साथ किस तरह आप काम कर सकते हैं। प्रोसेस आईडी को देख के और उसको आप डॉस में जाके किस तरह किसी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। केस समटाइम ऐसे होता है कि आप यहाँ से प्रोसेस को किल करते हैं लेकिन वो बैकएंड पे प्रोसेस स्टक हो जाता है, तो वो आप उसको नहीं किल कर सकते, उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये फर्दर डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देखने वाली है। अब यहाँ पे यूज़र नेम देख सकते हैं कि रॉकेट चैट किस यूज़र में चल रही है, ये आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आज के लेसन में टास्क मैनेजर में हम इतना ही देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो आज की हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेमोरी यूनिट्स। मैं मैं आपको थोड़ा देर से बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा है कि आपको पहले ही काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मेमोरी यूनिट के लिए ये मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इस चार्ट की आप स्निप लेके रख सकते हैं। अच्छा, स्निप के बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया। ये एक ऐसा टूल होता है जिससे आप अपने ऑन स्क्रीन जो भी आपको चीज़ नज़र आ रही है, जो भी आपको विंडो नज़र आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, उसकी स्निप ले सकते हैं। तो वो स्निप लेके आप कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे टाइप हेयर टू सर्च में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने टाइप करना है स्निप। अब मेरे पास एक स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। स्निपिंग टूल को यूज़ करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले अब आपको पता है कि जैसे आपने ये स्क्रीन ओपन की है और आपको मेमोरी यूनिट्स नज़र आ रही हैं, तो आपने अगर इसकी स्निप लेनी है तो आप अपने लैपटॉप में स्निपिंग टूल को ओपन करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। अब जब मैं न्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक प्लस का जो साइन है वो मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से जाके इसका स्निप ले लूँगा। अब इसको मैं होल्ड करूँगा माउस के लेफ़्ट बटन को और उसको मैं राइट साइड पे ड्रैग करके नीचे जाके जितना मुझे स्निप चाहिए है वो इसको मैं यहाँ से अब माउस के लेफ़्ट क्लिक को छोड़ूंगा। जैसा ही मैंने उसको छोड़ा है तो मेरे पास ये स्निप देखें यहाँ पे हो गया। आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे या जिस जगह पे आप इसको सेव करना चाहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो आप अपने स्निप को डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। और इसको डिफरेंट जो फाइल्स टाइप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो नॉर्मली हमारी पिक्चर्स होती हैं वो
JPEG फॉर्मेट में होती हैं, आप इसको JPEG फॉर्मेट में कर सकते हैं, आपको इसको PNG में कर सकते हैं सेव, और आप इसको यहाँ से नेम भी दे सकते हैं, तो आपकी एक स्निप सेव हो जाएगी। फर्दर आप ये कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ हाइलाइटर वगैरह दिए हुए हैं, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पेन दिया हुआ है, पेन के डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे मैं रेड यूज़ करके मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ, या इसको मैं सर्कल कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से ही मैं आपको गाइड कर देता हूँ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अब बहुत मसला बड़ा ये होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे फ़ाइल का साइज़ क्या है, ठीक है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बिट जो होता है वो एक बाइनरी डिजिट होती है। इसके बारे में आप जाके अगर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको गूगल करें, पढ़ें बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अगर 1 बिट है आपका तो ये एक बाइनरी डिजिट है, और 8, क्योंकि मैं अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मैथ तो पढ़ाने नहीं आया, तो आपको ख़ुद अगर आपको ज़्यादा शौक़ है चीज़ें डिटेल्स में सीखने का, तो आपने ख़ुद भी अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो है आज काफ़ी लेसन हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा कि किस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब अगर 8 बिट्स होंगी, ठीक है, 8 बिट्स होंगी तो वो एक बाइट बनेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार ये जस्ट 2 MB की फ़ाइल है, ये 10 MB की फ़ाइल है, तो वो होती क्या है, वो किस तरह उसकी यूनिट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये 1 बाइट है, अब 1 बाइट अगर 10204 बाइट्स होंगी तो जस्ट 1 KB बनेगी, ठीक है, 1 KB, ठीक हो गया। अब इसका आपको सीखने का क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1 KB जिसको किलोबाइट भी कहते हैं, इसी तरह 1024 किलोबाइट अगर होंगी, ठीक है, तो 1 MB बनेगी, 1 मेगाबाइट, ठीक होगा। अब आप इस तरह सोचें कि आपके पास एक USB है, पहले तो अब तो ज़ाहिर बात है कि छोटी छोटी USBs होती हैं, वो 128, 256 अप टू 512 GB तक वो होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में वो अवेलेबल हैं। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब आपको पता चलेगा कि अगर आपकी 10 फाइल्स हैं आपके पास पड़ी हुई और वो 1 MB 1 MB 1 MB लेती हैं, तो कितनी ज़्यादा फाइल्स आप 1 GB की USB में रख सकते हैं। तो आपको यहाँ से अब अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि 1024 MB जब टोटल साइज़ हो जाएगा तो वो 1 GB बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये देखें कि अगर आपके पास, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं, थोड़े से आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस चीज़ की, कि यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास अगर 1024 MB टोटल है, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि मेरे पास 1 GB है। अब इसको 1 GB का मतलब क्या है कि मेरे पास 1024 मेगाबाइट्स की स्पेस अवेलेबल है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर 100 सॉन्ग्स पड़े हैं, ठीक है, और ईच सॉन्ग ले रहा है 5 MB, तो ये कितना बन गया 500, तो मेरे पास ये 500 MB बना है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास टोटल स्पेस कितनी थी 1024 MB माइनस 500, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास स्टिल इतनी स्पेस है कि अगर मैंने 100 सॉन्ग्स किए हैं तो 100 सॉन्ग्स में और कर सकता हूँ 200, ठीक है। अब इसी तरह मुझे कैसे चेक करना होगा कि हमारे टोटल सॉन्ग्स कितने आएंगे, तो हम लिखेंगे 1024 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास टोटल सॉन्ग्स कितने आ जाएंगे 204 सॉन्ग्स मेरे पास पूरे के पूरे उस USB में सेव हो सकते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि ये गीगाबाइट्स मेगाबाइट्स एक्चुअली होते किस तरह और किस तरह साइज़ आप इनका देख सकते हैं। अब आपके पास 1 GB है, अब 1024 GB अगर आपके पास होगा तो 1
टेराबाइट बनेगा। मैं आज आपको टेराबाइट तक ही बताऊंगा, पीटाबाइट, हेक्साबाइट, ये बहुत बड़ी ड्राइव्स हो जाती हैं, स्पेसेस हो जाती हैं, और ना हम ये यूज़ करते हैं आम हमारे लैपटॉप्स और सिस्टम में। अब देखें, अगर आपने 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क परचेज़ करनी है तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा तो मेरे पास इतने जीबी हैं। अब इनको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 1024 जीबी है अगर आपके पास, इसको आप मेगाबाइट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है तो आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हो मैनी मेगा बाइट्स इन गीगाबाइट, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास एक यहाँ पे एक जो है कैलकुलेटर ओपन हो गया है, जो कि कैलकुलेट करेगा कि 1 GB जो है इतने मेगाबाइट्स होते हैं, 1000। अच्छा, ये थोड़ी सी आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हम यूनिट्स देख रहे होते हैं नॉर्मली वो 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, लेकिन आपको गूगल जो है 1000 में यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास सारी यूनिट्स हैं, आप यहाँ पे इसको जाके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। अब ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि अच्छा 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं, ठीक है, और 1 GB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं चीज़ आपको बेसिक कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा वो है टाइपिंग। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे आपके काम ऐसे होते हैं कि उसमें आपने टाइपिंग करनी ही करनी होती है। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो आपने टाइपिंग करनी है, टाइपिंग को सीखना है। मैं एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ। वैसे तो गूगल पे आप जाएंगे तो हज़ारों आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आपकी अपनी चॉइस है किस वेबसाइट पे आप जाके आपको उसका इंटरफेस अच्छा लगता है, किस में जाके उनका जो आप टीचिंग का मेथड है वो अच्छा लगता है। तो हम एक वेबसाइट को देख लेते हैं जो कि है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा अपनी वीडियो में, typingclub.com। इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, नया अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं इसको गेट स्टार्टेड करूँगा। अच्छा, तो ये जैसे उन्होंने कुछ जो लेसन्स हैं वो दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पे जाना पड़ेगा, हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, फिर वो हमें नेक्स्ट लेसन में इसको मूव करने देगा। So, I hear you want to type like a pro. Let's start by setting up your finger positioning. Look at the F and J keys on your keyboard. Do you see the bumps on each key? Close your eyes and feel for the bumps using your 2 index fingers. Take your time, but don't look. Did you get it? Your index fingers should always find their way back to F and J by feeling for those bumps. Now curve your fingers and bring your other fingers down on the next 3 keys on either side. This is called the home row position. For example, to type the letter U, your right index finger will travel up 1 key and then quickly return to the bump on the J key. Okay, before we start, there is only one rule you must always follow. Never, ever look at the keyboard while typing. If you follow this rule, your index fingers will quickly learn to find their way home by feeling for the bumps. Fast typists forget about the keyboard and don't even realize their fingers are at work. They feel one with the computer. After some practice, you'll start feeling it too. The computer becomes a part of your body and your mind is in full control. Let's get started. अच्छा, यहाँ पे जो उसने एक इंट्रोडक्शन दिया है उसमें उसने ये बताया है कि जब आप टाइपिंग करेंगे, जब आप कीबोर्ड के ऊपर अपने हाथ रखेंगे तो F और J
ये ऐसी कीज़ हैं जिनके ऊपर एक बम्प सा बना होता है, यानी इसके ऊपर एक छोटी सी जो है वो बार बनी होती है, ठीक है, जिसको आप फील कर सकते हैं। आप सारे अपने अपने कीबोर्ड्स को देखें और वहाँ पे ये देखें कि एक छोटी सी बार बनी हुई है, छोटी सी, वो जो कि जिसको आप फील कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपनी जो है वो हाथों को रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली जो आपकी फ़िंगर होगी, फर्स्ट फिंगर, वो आप एफ़ पे रखेंगे, फिर डी, फिर एस, फिर ए, और आपकी दोनों जो थम्स होंगे वो स्पेस पे रखेंगे। चलिए मैं इनको थोड़ा सा आपको टाइपिंग करके दिखा देता हूँ। अच्छा, कीबोर्ड की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं देखना, शुरू से ही आपने बिल्कुल पहले ऐसे हाथ रखने हैं, टाइप द एफ़ की, ठीक है। इसको अब मैं स्किप करूँगा, ठीक हो गया, स्किप कर दूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से वो मुझसे चाह रहा है कि मैं टाइप करूँ, ठीक है, जे जे जे, ठीक हो गया। ये मैं बगैर उसको देखे जो है टाइप कर रहा हूँ, गलती होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक हो गया। इस तरह आपने इस सारे के सारे इन लेसन्स को फॉलो करना है। और इसको अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एफ़ स्पेस जे, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने मिस्टेक की है तो मैंने स्पेस दबा दिया तो मुझे एफ़ दबाना था, ठीक है। ये मिस्टेक भी आपकी बताएगा। ठीक हो गया, ये भी लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह आपने टाइपिंग सीखनी है। आज से स्टार्ट कर दें और सीखना शुरू कर दें, ठीक हो गया। इस तरह आपने टाइपिंग सीखनी है। ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी टाइपिंग इसी तरह सीखी थी। ये कुछ दिनों की बात, आप बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, इसको आप जो है सीख सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करूँगा, उसकी रीज़न के सुबह के 6 होने वाले हैं और मैंने अभी सोना भी है, आप समझ तो गए होंगे, तो गलतियों के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब डी की का इसी तरह आपको बताएगा कि डी पे किस तरह आपने कौन सी फ़िंगर यूज़ करनी है, तो के पे किस तरह फ़िंगर आपने रखनी है, कौन सी फ़िंगर यूज़ होगी। इस तरह आपकी फ़िंगर्स की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है टाइपिंग आ जाएगी, ठीक है। मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं टाइप थोड़ा बहुत कर ही लेता हूँ। ठीक हो गया। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा करके दिखा रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट लें। मुझे वरना कोई शौक़ नहीं है कि मैं आपको ऐसे अपनी टाइपिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे टाइपिंग सीखे हुए भी ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं। सारा दिन ही टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग ये है कि कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये अब आपने इस तरह सारी की सारी अपनी टाइपिंग जो है वो आपको एंड पे वो अपना रिज़ल्ट भी बताएगा। आई थिंक लेट्स डू वन लास्ट थिंग कि आपने आराम से टाइप करना है। आपने जो है अपनी सबसे पहले एक्यूरेसी को देखना है, स्पीड खुद ब खुद आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। जो स्पीड है उसमें आपने फ़िक्र नहीं करनी, आपने क्या करना है, आपने टाइप करते जाना है और आपने स्पीड की तरफ फ़िक्र नहीं करना कि मेरी स्पीड बहुत कम है। स्पीड एंड पे जाके आपको नज़र जो है वो ख़ुद ब खुद आएगा कि वो बेहतर हो रही है, ठीक है। मुझे नींद के झोंके भी आ रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें मिस्टेक ना ही हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज का जो लेसन है उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा।
अब ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी एक्यूरेसी 100% है और मैंने काफ़ी स्लो टाइप किया है 37 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन ये है कि मैं 50 to 60 वर्ड जो है आराम से, जो एवरेज मेरी स्पीड है वो मैं कर लेता हूँ ओवरऑल कीबोर्ड पे। तो इस तरह ये आपने अपने आप को इस तरह ट्रेन करना है कि आपकी टाइपिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। हमारा आज 4th लेसन कंप्लीट हो गया है और अगर आप सब इस लेसन्स को अच्छी तरह दोबारा से रिपीट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे हम उनका स्काइप पे टेस्ट भी ले लेंगे, लेकिन वो अभी क्लासेस इस तरह की शुरू नहीं की, वो बाद की बात है। लेकिन आपने सारे के सारे लेसन्स जो हैं उनके नोट्स बनाने हैं और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है सबको। ओके देन एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।